जय हिंद। अभी जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा यानी पिछली क्लास में पढ़ा था भारत के वायसराय में पढ़ा था मैंने लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन जिनका शासनकाल 1876 से लेकर के 80 तक था। ठीक है, अब हम अगली बात कर लेते हैं, उसका नाम है वायसराय लॉर्ड रिपन। कौन? लॉर्ड रिपन। ध्यान रहे, वायसराय लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के हम ध्यान देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कांग्रेस अधिवेशन में कहा था, यानी पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो है कांग्रेस के अधिवेशन में 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा था कि रिपन भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक लोकप्रिय था। ठीक है, लॉर्ड रिपन के संबंध में यह किसने कहा था कि लॉर्ड रिपन भारतीय वायसरायों में से सबसे लोकप्रिय था? तो ये कहा था, आप जानते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस के 1909 के अधिवेशन में। ठीक, और देखिए, इसी पहली विचारधारा तो जानेंगे, भारत में लॉर्ड रिपन को भारत में स्वशासन का जनक या स्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखें, बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में स्वशासन या स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और आप जानते हैं, स्थायी स्वशासन की परिकल्पना हमारे आपके भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर जो है 40 में महात्मा गांधी विचारधारा के अंतर्गत दिखाई देती है। इसे हम जिसे वर्तमान में पंचायत कहते हैं, पंचायत को ही स्थायी स्वशासन कहते हैं। ठीक है, स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। जिसे कहा जाए प्रधानी, बीडीसी और जिला पंचायत, ये सब क्षेत्र यानी बलवंत राय मेहता समिति जो भी है, ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, आप जानते रहेंगे। अब इसके समय में अगला अफगानिस्तान की संधि होती है, यानी अफगानिस्तान में एक संधि होती है 1881 में, जैसा कि हम जब अफगान युद्ध पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया गया। क्या आप बता सकते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कब किया गया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में जो है लॉर्ड लिटन के समय पारित किया गया था। इसके तहत हमने बताया था, भारत में जितने भी भारतीय भाषाएं थी, उन भाषाओं में कहा गया कि कोई भी जो है समाचार पत्र नहीं छपेंगे, अर्थात देसी भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब इसी रिपन के समय में 1882 में क्या किया गया? रद्द कर दिया गया था, हटा दिया गया, क्योंकि जब समझ गया कि भारत में विद्रोह और बढ़ने लगे हैं ना। आगे अगला है श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम आया। यानी जैसे आप जानते हैं, श्रमिकों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, तो इसके लिए श्रमिकों में सुधार हो कहने का मतलब कि जब श्रमिकों में सुधार होगा तो इसमें लोग काम करेंगे, और जब काम करेंगे फैक्ट्रियाँ सही चलेंगी, है नहीं? तो इसके लिए प्रथम कारखाना एक्ट इम्पॉर्टेंट है। कब आया? तो प्रथम कारखाना एक्ट जो है 1881 में आया। और इसी के समय आप जान लीजिए, भारत में पहली बार स्थायी रूप से यानी नियमित जनगणना की शुरुआत की जाती है। ठीक, 1881 में ही नियमित जनगणना की शुरुआत की जाती है। क्या आप बता सकते हैं भारत में पहली बार जनगणना? तो भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय 1872 में की गई, और 1881 में भारत में दूसरी जनगणना व प्रथम नियमित जनगणना प्रारंभ हुई 1881 में। क्या आप बता सकते हैं? तो हाँ, जानते हैं, 1901 में पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय, याद रखे रहेंगे। तो भारतीय कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ? तो याद रखेंगे 1881। ठीक है, और प्रथम नियमित जनगणना इसी समय 1881 में ही। ठीक है, मैसूर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैसूर के शासक को गद्दी से हटा दिया गया, यानी मैसूर यानी कर्नाटक के शासक को जो 1881 में गद्दी पर से हटा दिया गया। विकेंद्रीकरण की नीति का नियमीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण नीति का मतलब देखा जाए, जैसे ग्राम पंचायत में देख लेते हैं, विकेंद्रीकरण का मतलब अलग अलग स्थानों पर जो शासन व्यवस्था, जैसे जिला पंचायत देखो जिले लेवल की है, ग्राम पंचायत गांव के लेवल की है, ब्लॉक के लेवल की आप जानते हैं ब्लॉक पंचायत, जिसको मतलब ब्लॉक प्रमुख आदि कहते हैं ना, ये सभी होते हैं। तो ये हो जाएगा, इसे ही कहा गया विकेंद्रीकरण की नीति। तो आप जानते हो, जब स्थायी स्वशासन के जनक है, जाहिर सी बात सब तो है ही ना। आगे स्थायी स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव 82 में प्रस्तुत किया गया।
सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर आयोग की स्थापना की गई 1882 में। 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग की स्थापना की गई, जिसे 1854 के बाद देश में शिक्षा की दिशा में प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर किए गए सुधार व प्रयासों की समीक्षा करना था। देखो, आप ये जान लीजिए, हमारे आप सबके यहाँ जो शिक्षा है, शिक्षा को सुधारने के लिए एक हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। इसमें ये कहा गया, जैसे आज देखते हैं जूनियर लेवल पर होता है और प्राथमिक शिक्षा होती है ना, प्राथमिक यानी प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं, इन दोनों के बीच में जो सुधार क्या हुआ, इन सुधारों की समीक्षा और प्रयास, यानी जैसे वर्तमान में शिक्षा नीति आती है ना, तो उसी के तहत तरह जो है हंटर आयोग आया था। उसमें ये कहा गया था कि जो प्राथमिक शिक्षा और जूनियर लेवल की जो शिक्षा है, यानी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, इन दोनों के बीच में कितना सुधार हुआ और कितने प्रयास किए गए, इसकी जांच करने के लिए आप जानते हैं हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखे रहेंगे। कब की गई थी? 1882 में, सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में। ठीक, दूसरा है एल्बर्ट बिल विवाद। ठीक है, एल्बर्ट बिल विवाद, इसके संबंध में बाद में जानकारी देंगे। ठीक है, विस्तृत अध्ययन 1883 से 84 में आया था। ठीक है, नियमित जनगणना पढ़ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट ये भी है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का उद्धारक की संज्ञा जो है किसने लॉर्ड रिपन को दी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी? जो है लॉर्ड रिपन को। और देखो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को और क्या कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। आपको भारत के महान व्यक्तित्व में इनको हम अध्ययन कराएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको सभी ये जो है बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, और विस्तृत अध्ययन हम बाद में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, गवर्नर जनरल पढ़ डाले हैं, वायसराय पढ़ रहे हैं, तो अभी इनकी ही बात करेंगे, ज़्यादा तोड़ेंगे क्लास लंबी हो जाएगी। ठीक है, अगले भाग में। जय हिंद।